गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे आप सभी? आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। मैं आपका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। इस प्लेटफॉर्म पर आपके लिए आर एस प्री 2023 की जो टेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट की गई थी। इसमें से हमने है वो 13 टेस्ट है वो कर लिए हैं। आज का हमारा जो टेस्ट है वो 14वां रहने वाला है। मैं आपको रोजाना है वो 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यू लेके आती हूँ और इन 40 से 45 मिनट में मैं आपको 50 से 60 क्वेश्चंस के बीच में क्वेश्चंस विद फैक्ट्स के साथ है वो कवर करवाती हूँ। मैं आपको जो भी क्वेश्चंस करवाती हूँ, मैं ये कोशिश रहती है कि आपके जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं, इम्पोर्टेंट की पॉइंट होते हैं, वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, अच्छे से समझाऊँ, ताकि आपकी तैयारी है वो और अच्छे से हो जाए। हम इस टेस्ट सीरीज में आपके आर एस प्री का जो सिलेबस दिया हुआ है, बोर्ड ने जो सिलेबस दिया है, उसको पूरा का पूरा कवर करेंगे। इसके लिए जो ये टेस्ट सीरीज है वो आपके लिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। अगर आपने इस टेस्ट सीरीज को अभी भी देखना स्टार्ट नहीं किया है तो आज से ही आप इस चैनल से जुड़े और आप ये 13 टेस्ट है वो भी पहले ज़रूर देखें, उसके बाद इसको कंटिन्यू करें। इसमें अगर टेस्ट नंबर 14 की बात करें तो आज का जो टेस्ट है उसमें हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो राजस्थान हिस्ट्री से, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर से और साथ में ही ज्योग्राफी के क्वेश्चन रहने वाले हैं। ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन, इंडिया ज्योग्राफी के क्वेश्चन और राजस्थान ज्योग्राफी के क्वेश्चन। तो आज का जो सेशन है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, आपको लास्ट तक देखना है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लेना है। क्योंकि इस पे मैं आपको रोज़ के कुछ फैक्ट्स है वो डालती रहती हूँ जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं और एग्ज़ाम में उनसे क्वेश्चन है, हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। साथ में इसी क्लास की जो पीडीएफ है, इस क्लास की जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेगी और कोई भी वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट होती है वो भी सबसे पहले इसी पे प्रोवाइड आपको करवाई जाती है। तो चलिए आज का जो टेस्ट है हम स्टार्ट करते हैं। हमारे टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। सूची फर्स्ट है, इसमें फसलें दी गई हैं और सूची सेकंड में उन फसलों का बताया गया है कि कौन कौन सी फसलें हैं वो किस प्रकार की फसल में आती है। जो कृषिगत फसलें होती है इसमें सबसे पहले हम देखते हैं खाद्यान्न फसलें। तो हमें इनका मिलान करना है कि खाद्यान्न फसलों में कौन कौन सी फसलें आती है, यानी जो हमें खाते हैं। जैसे चावल, खाद्यान्न फसलों में कौन सा आ गया? चावल आ गया, गेहूँ आ गया, जौ आ गया, इसके साथ दाल, मक्का, ये कौन सी होगी? ये हमारी खाद्यान्न फसलें होती हैं। तो इसमें हमारे फोर्थ आ जाएगा, ए में आ जाएगा फोर्थ। नकदी फसलें जिनका हमें व्यापार करते हैं, व्यापार तो लगभग सभी का करते हैं लेकिन जो ओनली व्यापार में काम आती है। जैसे नकदी फसलें में कैसे क्या आ गया? जैसे तंबाकू, तिलहन, फल, गन्ना, मसाले, ये क्या है? ये नकदी फसलों में आते हैं। तो इसमें कौन सा है आप देख लीजिए। इसमें गन्ना आ गया, इसमें तंबाकू, तिलहन, फल, गन्ना और मसाले। तो बी में क्या आ जाएगा? थर्ड आ जाएगा। बागानी फसलें जैसे कोको, रबर, नारियल, चाय और कॉफ़ी। तो ये सेकंड में क्या दिया? कॉफ़ी दिया गया, तो सी में क्या आ जाएगा? सेकंड आ जाएगा। और रेशेदार फसलें, फिर आपका फर्स्ट बच गया तो फर्स्ट आ जाएगा। रेशेदार फसलें में कपास और जूट आते हैं, तो जूट दे रखा है और कपास। तो ये मैंने आपको जो कृषिगत फसलें होती है उनका एक बार है आपको एक्सप्लेन कर दिया कि कौन कौन सी फसलें हैं वो किन फसलों में आती है। खाद्यान्न फसलें, नकदी फसलें, बागानी फसलें और रेशेदार फसलें। तो ये आपका नीचे जो कूट दिया हुआ होगा उसे आपको राइट क्लिक करना है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो असत्य है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का आयोजन वर्ष 1987 में किया गया। भूमंडलीय तापन को रोकने हेतु कार्बन टैक्स लगाने वाला पहला देश है वो न्यूजीलैंड है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया और भारत में कुल 15 बायोस्फीयर रिजर्व है। हम बात करें फर्स्ट
ऑप्शन के कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का आयोजन है वो 1987 में किया गया, आपका बिल्कुल सही है। भूमंडलीय तापमान को रोकने हेतु कार्बन टैक्स लगाने वाला पहला देश है वो न्यूजीलैंड बना, ये भी बिल्कुल सही है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरो में आयोजित किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका जो असत्य दिया हुआ है वो फोर्थ ऑप्शन दिया गया है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फोर्थ। अब ये असत्य क्यों है? क्योंकि भारत में कुल 15 नहीं कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, और भारत का अगर प्रथम की बात करें कि फर्स्ट बायो रिजर्व कौन सा है तो वो है नीलगिरी, वो है आपका नीलगिरी। तो फर्स्ट कौन सा हो गया? नीलगिरी हो गया। और अंतिम की बात करें यानी 18वां, तो वो कौन सा हो गया अंतिम? वो हो गया आपका पन्ना। पन्ना जो कहाँ पे है? आपके मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। साथ में इसका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बनता है, वो क्या बनता है कि जो आपके कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, इनमें से 11 बायोस्फीयर रिजर्व है वो जो आपके यूनेस्को है, यूनेस्को के जो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायो रिजर्व है उसमें शामिल किया गया है। तो आपके कितने किए गए हैं? 11 शामिल किए गए हैं। तो अगर आपसे पूछ ले कि यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायो रिजर्व में कितने आपके भारत के रिजर्व शामिल है तो कितने हैं? 11 है। टोटल कितने हैं? 18 है। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, आपको अच्छे से याद रखना है। मैं हर दिन आपको बोलती हूँ कि जब भी आप टेस्ट सीरीज ये स्टार्ट करें, ये क्लास लेना स्टार्ट करें, अपने पास नोटबुक है वो ज़रूर रखें, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट हो वो आप उसे नोट डाउन कर सकें। आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एंडीज पर्वतमाला पर विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी स्थित है, तथा एंडीज पर्वतमाला पर विश्व की सबसे ऊंची झील टिटिकाका भी स्थित है। एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी एकांगुआ है। एंडीज पर्वतमाला पर चिम्बोरेजी ज्वालामुखी अवस्थित है। तो इनमें से कौन कौन से सही है? इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एंडीज पर्वतमाला है उसके बारे में बता देती हूँ। एंडीज पर्वतमाला पर अगर बात करें तो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है वो कोटोपैक्सी है, ये इसकी बिल्कुल सही बात है। साथ में जो विश्व की सबसे ऊंची झील है, विश्व की सबसे ऊंची झील वो कौन सी है? टिटिकाका, वो भी कहाँ स्थित है? इसी के ऊपर स्थित है। एंडीज पर्वतमाला की बात करें कि एंडीज पर्वतमाला है वो स्थित कहाँ पे है, तो ये दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप इस महाद्वीप के पश्चिमी भाग पर स्थित है। कहाँ पे? पश्चिमी भाग पर है वो स्थित है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछ ले कि जो एंडीज पर्वतमाला है इसकी लंबाई व चौड़ाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 7200 किलोमीटर। 7200 किलोमीटर। चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई है 200 किलोमीटर। अगर हम एंडीज पर्वतमाला की और बात करें तो जो एंडीज पर्वतमाला है, जैसे हमसे पूछ लिया जाता है कि किस पर्वत या पर्वतमाला का निर्माण किन जो प्लेटें होती हैं उनके निर्माण से होता है, उनकी अभिसारी गति से होता है, अपसारी गति से होता है। तो इसी प्रकार जो आपकी एंडीज पर्वतमाला है इसका निर्माण है वो दक्षिणी अमेरिकन प्लेट और इसके साथ साथ ही कौन सी? प्रशांत महासागरीय प्लेट है। इन दोनों की अभिसारी गति से इसका निर्माण है वो होता है। ये चीज़ें आप एक साइड नोट डाउन कर सकते हैं कि जो एंडीज पर्वतमाला है उसका निर्माण दक्षिणी अमेरिकन जो प्लेट है वो और प्रशांत महासागरीय प्लेट है उनकी अभिसारी गति से, कौन सी गति से? अभिसारी गति से इनका निर्माण है वो हुआ है। एंडीज पर्वतमाला है वो विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो टिटिकाका झील है, जो एंडीज पर्वतमाला पर मैंने आपको बताया अभी कि टिटिकाका झील है वो, ये टिटिकाका झील है वो 3 देशों में फैली हुई है। 3 देशों में कौन कौन से में फैली हुई है? ये पेरू और बोल्विया 2 देशों में फैली हुई है। पेरू और बोल्विया देशों में ये फैली हुई है। अगर हम इसके साथ बात करें कि जो एकांगुआ पर्वत है, कौन सा? एकांगुआ पर्वत है, तो यह सबसे ऊंचा पर्वत है।
इस श्रृंखला में सबसे ऊंचा पर्वत है। साथ में हमने इसमें चिम्बोरेजो जो ज्वालामुखी है इसकी बात करी तो ये ज्वालामुखी है वो इक्वाडोर क्षेत्र में फैला हुआ है। कहाँ पे? इक्वाडोर क्षेत्र है, इसमें ये फैला हुआ है। तो ये जो इससे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट थे जो मैंने आपको एक एक बार है वो बता दिए हैं। तो अगर आपने इनको नोट डाउन कर लिया है तो आप इन्हें 2-3 दिन में इनको ज़रूर रिवीजन करें। साथ में ही जो आपके संडे आता है उस संडे को जितने भी आप जैसे आप ये टेस्ट लगाते हैं, हर दिन के टेस्ट लगाएंगे तो आपके 6 टेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, संडे तक 6 टेस्ट हो जाएंगे। इन 6 टेस्ट के जो भी आपने मान के चलिए कि 7 पेज में आपने इनकी नोट्स बनाई है, जो की पॉइंट होते हैं, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं वो आपने लिख लिए। तो हर संडे को इनको 2 बार रिविजन जरूर करिएगा। 2 बार इनका आप रिविजन करेंगे तो आपके ये जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे के सारे है वो अच्छे से कवर हो जाएंगे। एक दूसरी बात कि हमें इनके सोमवार से लेकर शुक्रवार तक इनके ये पूरे जो मैं आपको अभी टेस्ट करवा रही हूँ इसी प्रकार ये 5 दिन हमारे टेस्ट चलेंगे। शनिवार और रविवार है टेस्ट होगा आपका इन्हीं क्वेश्चंस का होगा, लेकिन उनमें आपके क्वेश्चंस की संख्या है वो ज़्यादा होगी, चाहे 40 से 50 क्वेश्चन होंगे आपके, लेकिन उनमें मैं आपको ओनली सिर्फ क्वेश्चन करवाऊंगी, इतनी एक्सप्लेनेशन नहीं करवाऊंगी। क्योंकि इससे एक तो आपका ये पता चलेगा कि आप के जो क्वेश्चंस है वो किस लेवल तक आपके तैयार हो रहे हैं। साथ में आपके इन 2 दिनों में वो जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा कवर होंगे, क्योंकि अब मैं दिन के आपको 20 ही क्वेश्चन करवा पाती हूँ, लेकिन इन 2 दिनों में हम क्वेश्चंस है वो ज़्यादा कवर करेंगे। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन 4। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इस साइड नदियां दी गई है और इस साइड नदियों के किनारे बसे नगर दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है टेम्स नदी। टेम्स नदी की बात करें तो ये टेम्स नदी है वो दक्षिणी इंग्लैंड की नदी है, दक्षिणी इंग्लैंड की नदी है। और इसकी बात करें तो ये निकलती कहाँ से? दक्षिणी इंग्लैंड में कोट्स ओल्ड पहाड़ी है वहाँ से निकलती है, लेकिन ये गिरती कहाँ पे है? तो ये उत्तरी सागर में जाकर गिरती है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे नदियों की है वो पूछा जा सकता है कि कौन सी नदी है वो किस महासागर में जाकर गिरती है। तो टेम्स नदी है, दक्षिणी इंग्लैंड की नदी है, उत्तरी सागर में जाकर गिरती है और इसके किनारे है वो लंदन शहर बसा हुआ है, लंदन। और इसके साथ साथ आप एक और याद रख सकते हैं ऑक्सफोर्ड नगर। ऑक्सफोर्ड नगर है वो इसके किनारे है वो बसे हुए हैं। तो आपका ए में क्या आ जाएगा? सेकंड आ जाएगा। आगे बात करें हडसन नदी की, तो हडसन नदी है आपके संयुक्त राज्य अमेरिका की एक नदी है जो कि चैंपियन झील से निकलती है, चैंपियन झील से निकलती है और इसके निकलने के बाद ये अटलांटिक जो महासागर है उसमें जाकर गिरती है, अटलांटिक महासागर में जाकर ये गिरती है। तो आप ये 3 चीज़ें याद रखें कि हडसन नदी संयुक्त राज्य अमेरिका की नदी है, ये चैंपियन झील से निकलती है, ये गिरती कहाँ पे जाके? अटलांटिक महासागर में जाकर गिरती है। अगर हम सीधे मैं आपको ये नदी, झीलें, पठारी ये सब चीज़ें करवाऊँ, मरुस्थल करवाऊँ तो आपको इतने अच्छे से ये सारे कवर नहीं होंगे, लेकिन मैं इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अगर आपको करवाऊंगी तो आपको एक तो ये पता चलेगा कि हमें क्वेश्चंस है वो किस प्रकार करने हैं, किस प्रकार ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं, किस प्रकार इनका मिलान करना है, और साथ में आपके ये नोट्स भी बन जाएंगे। क्योंकि आपको इन क्वेश्चंस के जो मैं बोलती हूँ कि आप नोट्स में इनके कीवर्ड है वो लिखा करो तो उससे आपके शॉर्ट नोट्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। इसकी बात करें हडसन नदी के बारे में और क्या बात करें कि जो हडसन नदी है इसी के तट पर न्यूयॉर्क शहर है वो बसा हुआ है। तो आपके बी में क्या आ जाएगा? थर्ड आ जाएगा। पेट्रोमेक नदी की बात करें तो पेट्रोमेक नदी का जो उद्गम है वो अपलेशियन पर्वत से होता है। किससे होता है? अपलेशियन पर्वत से, अपलेशियन पर्वत से होता है। और यह नदी है वो जाकर गिरती कहाँ पे है? ये चेसा पीक की खाड़ी में जाके गिरती है, चेसा पीक की जो खाड़ी है उसमें जाके गिरती है। और इसी नदी के किनारे है वॉशिंगटन डीसी शहर बसा हुआ है। वॉशिंगटन डीसी है जो कि यूएसए की, अमेरिका की जो राजधानी है इसी के किनारे बसी हुई है यानी स्थित है। तो आपके सी में आ जाएगा फर्स्ट। सेन नदी या सीन नदी की बात करें, इसे सीन भी बोल देते हैं, सेन भी बोल देते हैं। तो इसका जो उद्गम है वो फ्रांस देश से होता है, इसका उद्गम है वो फ्रांस से होता है। और अगर आपसे ये पूछ ले कि सीन नदी का कौन से पठार से उद्गम होता है तो ये लेंग्रेस पठार है। फ्रांस में कौन सा है? लेंग्रेस पठार है, उससे इसका उद्गम होता है। और यह नदी फ्रांस की राजधानी पेरिस नगर इसी के किनारे है वो
आपके बसा हुआ है। इसके साथ साथ ये पे एक याद और कर सकते हैं, जैसे अपन लंदन और ऑक्सफोर्ड नगर है वो टेम्स नदी के किनारे हैं, उसी प्रकार पेरिस और इसके साथ कौन सा ली हार्वे नगर, ये दोनों है वो सीन नदी के किनारे बसे हुए हैं। और अगर आपसे पूछ ले कि सीन नदी है वो जिसका उद्गम तो लेंगरेस पठार से होता है, लेकिन ये जाके गिरती कहाँ पे है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। ये कहाँ पे जाके गिरती है, ये गिरती है इंग्लिश चैनल में। कहाँ पे, इंग्लिश चैनल में। तो ये जो चीज़ें हैं मैंने कम से कम आपको 10 चीज़ें हैं वो आपको अच्छे से बताई है और आपके लिए सारी की सारी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे अब इसमें ये पूछ ले सीधा कि कौन सी नदी कहाँ पर है, तो वो मैंने आपको बता दिया। कौन सी नदी कहाँ से निकलती है वो मैंने आपको बता दिया। कहाँ जाके गिरती है वो भी मैंने बता दिया। और इन नदियों के किनारे कौन कौन से शहर स्थित है वो भी बता दिया। अब आप टेम्स के साथ है वो सिर्फ लंदन याद ना करें, ऑक्सफोर्ड नगर भी याद करें, और सीन नदी के किनारे वो ओनली पेरिस याद ना करें, ली हार्वे नगर भी याद करें। तो इसमें जो मैंने आपको मिलान करवाया है ये कूट नीचे दिया हुआ होगा और वही आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, एकीकरण के तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन है वो कहाँ किया गया था। तो इसका आंसर देने से पहले मैं संयुक्त राजस्थान से जितने भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। कौन सा, सबसे पहले तो संयुक्त राजस्थान का एकीकरण है वो कब हुआ था, ये हुआ था 18 अप्रैल 1948 को। उद्घाटन ये किसने किया, ये किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। कब किया था, 18 अप्रैल 1948 को किया था। कहाँ किया था, उदयपुर में किया था। इसकी राजधानी संयुक्त राजस्थान की राजधानी है वो भी कौन सी थी, उदयपुर बनी थी। ये कौन सा, ये थर्ड चरण था, तृतीय चरण था। और जो तृतीय चरण है तो ये राजस्थान संघ में उदयपुर को मिलाकर इसे संयुक्त राजस्थान का नाम में दिया गया था। तो इसे आप क्या करेंगे कि राजस्थान संघ था, उसमें क्या मिलाया गया था, उदयपुर मिलाया गया था थर्ड चरण में, और उसे क्या नाम दिया गया, संयुक्त राजस्थान नाम दिया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन है फोर्थ। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, वीर भारत सभा की स्थापना राजस्थान के किस क्रांतिकारी द्वारा की गई थी। दामोदर लाल व्यास, केसरी सिंह बारट, जय नारायण व्यास और गोपाल सिंह खरवा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 2। केसरी सिंह बारट की बात करें तो केसरी सिंह बारट है, उनका जन्म हुआ था 21 नवंबर 1872 को। पूछा जा सकता है कहाँ हुआ, देवपुरा खेड़ा गांव जो कि कहाँ पड़ता है, शाहपुरा भीलवाड़ा में पड़ता है। ये चारण जाति के थे। इनके बारे में जो क्रांतिकारी थे इनके बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बन जाते हैं। कई बार कोई डीप क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो यही पूछ लिया जाता है, जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, कौन सी जाति के थे। ठीक है, इन्होंने शाहपुरा जो भीलवाड़ा है, शाहपुरा भीलवाड़ा रियासत में वीर भारत सभा नामक एक गुप्त क्रांतिकारी सभा की स्थापना की थी। कब की थी, 1910 में की थी। और इन्होंने अभिनव भारती की भी स्थापना की थी। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, अभिनव भारती और वीर भारत सभा, इन दोनों की स्थापना किसने की थी, केसरी सिंह बारट ने की थी, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है कि चारी प्रथा प्रचलित है, कहाँ पर ये चारी प्रथा प्रचलित थी, मेवाड़ क्षेत्र, मारवाड़ क्षेत्र, खिराड़ क्षेत्र और ढूंढाड़ क्षेत्र। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड है खिराड़ क्षेत्र। अब ये खिराड़ क्षेत्र कौन सा है, खिराड़ क्षेत्र है टोंक भीलवाड़ा का क्षेत्र। तो ये चारी प्रथा है, ये जो कमजोर वर्ग था, कमजोर एवं पिछड़ा वर्ग था, उसमें ज़्यादा प्रचलित, कमजोर व पिछड़े वर्ग में ज़्यादा प्रचलित है। और ये किसके संबंधित है, ये विवाह से संबंधित है। इसके अंदर जो चारी प्रथा होती है इसमें जो वधू पक्ष है वो कन्या का मूल्य लेकर विवाह करता है, कन्या का मूल्य लेकर है वो विवाह करता है। और ये जो प्रथा है वो किसमें, कमजोर व पिछड़े वर्ग में है। किस क्षेत्र में, टोंक भीलवाड़ा क्षेत्र में यानी खिराड़ क्षेत्र में है। तो आपको चारी प्रथा पूछ ले, चारी प्रथा क्या है कि वधू पक्ष के द्वारा कन्या का मूल्य लिया जाता है, उसे ही कहते हैं चारी प्रथा। तो आपसे पूछा जा सकता है चारी प्रथा किससे संबंधित है, विवाह से संबंधित है, क्या है, किस क्षेत्र में है। तो ये सारा आप अच्छे से बता सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड।
आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही युग्म है, कि इसमें सही युग्म में ये बताना है कि कौन से जो आपके इसमें वाद्य यंत्र दे रखे हैं वो एक साथ है, वो सही दे रखी है, चाहे अवनद हो, घन हो, तत् हो, कौन से वाद्य यंत्र? पखावज, दमामा, खंजरी, टामक, रमजोल, खड़ताल, मुरली, भपंग, तासा, भरनी, अलगोजा, रबाब, सारंगी, मोरचंग, धोसा और तांसली। अगर हम इन वाद्य यंत्रों की बात करें तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है इसमें जो अवनद वाद्य यंत्र दिए हुए हैं, अवनद वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र, इसमें अवनद में कौन कौन से आते हैं? चंग आता है, डफ आता है, तासा आता है, खंजरी आता है, खंजरी, मांदल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको याद होने चाहिए और सारे के सारे याद होने चाहिए। जैसे अवनद हो गया, तत्वाद्य यंत्र हो गया, ये सारे आपको सुशीर वाद्य यंत्र होने चाहिए, पता होने चाहिए। इसके साथ ही पखावज, पखावज, और इसमें कौन से आते हैं? डमरू आ गया, ढोल, नौबत, नौबत, एक आता है इसमें दमामा, दमामा, नगाड़ा, नगाड़ा यानी जो चोट करके बजाए जाते हैं वो होते हैं अवनद वाद्य यंत्र। तो इसमें दमामा आ गया, खंजरी आ गया, पखावज आ गया, टामक आ गया, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है फर्स्ट हो जाएगा। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में महामारू शैली में निर्मित मंदिर है, कौन से मंदिर है जो महामारू शैली में निर्मित हुए हैं? कालिका माता मंदिर जो कि चित्तौड़गढ़ में है, दधिमती माता मंदिर नागौर, कुंभ स्वामी मंदिर चित्तौड़गढ़ और उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फोर्थ। तीनों के तीनों मंदिर है वो महामारू शैली में निर्मित किए गए हैं। अब अगर हम बात करें, सबसे पहले बात करते हैं कालिका माता मंदिर जो कि चित्तौड़गढ़ में काफ़ी प्राचीन मंदिर है, जो कि जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर जो पद्मिनी महल है, पद्मिनी महल है, उसमें भीतर है ये बना हुआ है गुंबद के रूप में, विशाल गुंबद के रूप में ये बना हुआ है। और अगर इसमें इसकी बात करें तो इस मंदिर में जगह जगह पर भगवान सूर्य की मूर्तियां विद्यमान है। तो आप ये याद रखिए, कालिका माता मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, और पद्मिनी जो महल है, पद्मिनी महल है, उनके महल जो पद्मिनी महल है उनके भीतर गुंबद के रूप में बनाया हुआ है। अगर आपसे पूछ ले कालिका माता जो है वो किस वंश है, उनकी कुल देवी है, तो ये गहलोत वंश है, गहलोत वंश उनकी कुल देवी है, गहलोत वंश की कुल देवी है गहलोत। ठीक है। अगला है दधिमती माता मंदिर। तो दधिमती माता मंदिर है ये कहाँ पे है? नागौर में है। और नागौर में कहाँ पे है? गोठ मांगलोद, गोठ मांगलोद जो कि आपके जायल में पड़ता है, मांगलोद जो कि जायल में पड़ता है, वहाँ पर इन माता का मंदिर स्थित है। और इस मंदिर में चैत्र और आसोज में, चैत्र व आसोज यानी आश्विन, इनकी अष्टमी को 2 बार है यानी मेला भरता है, अष्टमी को 2 बार मेला भरता है। और अगला आपका कौन सा है? कुंभ स्वामी मंदिर। कुंभ स्वामी मंदिर है, इसका निर्माण है वो महाराणा कुंभा ने करवाया था, महाराणा कुंभा ने करवाया था। और यह मंदिर कहाँ स्थित है? ये मंदिर चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो आपके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तीनों की तीनों महामारू शैली में निर्मित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फोर्थ। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्थाएं स्थापना वर्ष में सुमेलित कीजिए कि कौन सी संस्था है वो इन आगे दी हुई स्थापना वर्ष में स्थापित नहीं हुई है। सबसे पहले है राजस्थान संगीत संस्था। राजस्थान संगीत संस्था कहाँ पे है? ये है जयपुर में, जिसकी स्थापना हुई थी 1950। बिल्कुल सही दिया हुआ है। भारतीय लोक कला मंडल, भारतीय लोक कला मंडल की बात करें तो ये है उदयपुर में, और इसकी स्थापना है वो 1952 में हुई थी। ये भी आपका बिल्कुल सही है। अगला है ज्वार कला केंद्र। ज्वार कला केंद्र भी आपको पता है जयपुर में है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1993 में हुई थी। रविंद्र मंच सोसाइटी की बात करें तो ये भी कहाँ पे है? जयपुर में है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1963 में हुई थी, जो कि ये गल दिया गया है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है फोर्थ। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित युग्म है। भाद्रपद अमावस्या होती है वो होती है हरियाली अमावस्या, कार्तिक अमावस्या, मौनी अमावस्या, माघ अमावस्या, सतिया अमावस्या, और भाद्रपद
कृष्ण छठी उपछट होती है। तो इसमें आपका जो सही सुमेलित युग्म है वो कौन सा है, वो है आपका ऑप्शन है फोर्थ। जो भाद्रपद कृष्ण छठी होती है उसे क्या बोलते हैं, उपछट बोलते हैं। अब इनमें जो ये असुमेलित दिए हुए तो इन्हें हम सही सुमेलित करेंगे क्योंकि हमें ये याद करना है। हरियाली अमावस्या है वो भाद्रपद में नहीं आती, ये आती है श्रावण जो पूर्णिमा होती है उसे बोलते, सॉरी अमावस्या होती है उसे बोलते हैं हरियाली अमावस्या। श्रावण अमावस्या, हरियाली अमावस्या। मौनी अमावस्या की बात करें तो ये आती है माघ अमावस्या। माघ अमावस्या होती है वो होती है मौनी, मैं फॉर माघ, मैं फॉर मौनी अमावस्या। अगली बात करें हम किसकी, कार्तिक अमावस्या की। तो कार्तिक अमावस्या कौन सी होती है, जो दीपावली का पर्व होता है, दीपावली। दीपावली का पर्व कब आता है, कार्तिक अमावस्या को आता है। और एक हो गई आपकी सत्या अमावस्या। तो सत्या अमावस्या ये आती है भाद्रपद की अमावस्या, भाद्रपद की अमावस्या। तो ये आपको सारी की सारी अच्छे से याद होगी कि श्रावण मास की जो अमावस्या है हरियाली अमावस्या होती है, माघ की मौनी अमावस्या, और जो कार्तिक अमावस्या होती है उसी दिन दीपावली का पर्व होता है, और जो सत्या अमावस्या होती है वो भाद्रपद अमावस्या होती है। राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ है। मैं आपको मेरी तरफ से पूरा का पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। मैं ये मान के चलती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया, और मैं जितना ज़्यादा इजी वे होता है उसी में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। आगे बढ़ें, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन को छांटिए। संत रामचरण जी का जन्म है वो जेतारण पाली में हुआ। संत रामदास जी के गुरु है वो जेमलदास जी थे। रामस्नेही संप्रदाय की जो सिंहस्थल शाखा के संस्थापक है वो हरि रामदास जी थे। अगर इसकी बात करें कि इनमें कौन सा असत्य दिया हुआ है, हमें बताना है कि कौन सा असत्य है। तो इसमें असत्य दिया हुआ है कि संत रामचरण जी का जन्म है जेतारण पाली में नहीं, इनका जन्म है वो सोडा गांव में हुआ था। संत रामचरण जी का जन्म है वो सोडा गांव में हुआ था, जो कि कहाँ पे है, टोंक में है। तो आपका ए गलत हो गया। दूसरा, अगर संत रामदास जी के गुरु की बात करें तो इनके गुरु कौन थे, इनके गुरु थे हरिरामदास जी। संत रामदास जी के गुरु कौन थे, गुरु थे हरिराम दास जी। रामस्नेही संप्रदाय की सिंहस्थल शाखा के संस्थापक है, सिंहस्थल शाखा के संस्थापक कौन है, हरिरामदास जी। ये बिल्कुल सही है। तो आपके असत्य ए और बी दिया हुआ है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 कि हमारे दो ऑप्शन ए और बी है वो गलत दिए हुए हैं। राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है कि सांडाला कहलाता है, सांडाला कहलाता है, क्या कहलाता है, गोटा बनाने वाला व्यक्ति, गोटा बेचने वाला व्यक्ति, गोटा रखने का स्थान, और गोटा का कारखाना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 गोटा रखने का स्थान। अब जो गोटा की बात आई गई है तो इससे जो जो की पॉइंट बनते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। गोटा है ये 2 जगह का प्रसिद्ध है, सॉरी 3 जगह का। 3 कौन सा, गोटा खंडेला सीकर का प्रसिद्ध है, कहाँ का, खंडेला सीकर का प्रसिद्ध है, बिनाए अजमेर का प्रसिद्ध है, और साथ में जयपुर का प्रसिद्ध है। अगर बात करें कि गोटे का रंग है वो कैसा होता है, तो गोटे का रंग है वो पीला होता है। गोटा बनाने वाला व्यक्ति है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है लीलगर, लीलगर या फिर नीलगर, नीलगर ये कहलाता है गोटा बनाने वाला व्यक्ति। गोटा बेचने वाले व्यक्ति की बात करें तो गोटा बेचने वाला व्यक्ति कहलाता है बिसायती। क्या कहलाता है, बिसायती, बिसायती। ये आप एक साइड नोट डाउन कर लीजिएगा, और इसे आप 2-3 बार रिवाइज करेंगे, 2-3 बार पढ़ेंगे, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। गोटा रखने वाला स्थान है वो सांडाला, जो मैंने आपको बता दिया। गोटा का कारखाना है वो कहलाता है गुवरिया। क्या कहलाता है, गुवरिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके कल्चर के, आर्ट एंड कल्चर के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे जरूर नोट डाउन करें। तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन 3। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है हमारा कि इस साइड है वो औद्योगिक प्रदेश है और इस साइड देश दे रखी है, कौन सा युग्म असंगत है वो हमें बताना है। कमिंग प्रदेश, टोक्यो याकोहामा प्रदेश, कैलिफोर्निया प्रदेश और रूर प्रदेश, हमें इनमें बताना है कि कौन सा असंगत दिया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो तो हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, क्योंकि रूर प्रदेश है वो स्पेन में नहीं है, ये कहाँ पे है, जर्मनी में है।
कहाँ पे स्थित है, ये जर्मनी में स्थित है। तो आपको देखते ही पता तो ये चल गया। अब हमें सिर्फ ये नहीं बताना कि रूर प्रदेश जर्मनी में है, लेकिन हमें इन चारों के बारे में पूरा डिटेल से देखना है। सबसे पहले कमिंग प्रदेश। कमिंग प्रदेश है वो चीन का प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। ठीक है, ये हमने इसमें देख लिया। और ये किस उद्योग के लिए है, ये लौह इस्पात के लिए, लौह इस्पात के लिए। और ये आपने देखा होगा 2021 के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन है वो आया हुआ है, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर आपको याद है तो ठीक है, वरना आप एक साइड इसे नोट डाउन करें और अच्छे से इसे याद करें। हर चीज़ के बारे में मैं 3-3 चीज़ बताऊंगी जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला कि कमिंग प्रदेश है कहाँ, चीन का औद्योगिक प्रदेश है। किसके लिए प्रसिद्ध है, लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और इस प्रदेश के जो मुख्य केंद्र है वो कौन कौन से है, तो मुख्य केंद्र एक तो आपका कमिंग हो गया, कमिंग हो गया, और दूसरा आपका एनिंग हो गया, एनिंग हो गया। तो ये भी दोनों चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है। टोक्यो याकोहामा प्रदेश की बात करें तो ये जापान का औद्योगिक प्रदेश है। किसका, जापान का। अगर पूछ ले कहाँ स्थित है तो ये जापान में होंशु द्वीप पर स्थित है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है, कहाँ पर, होंशु द्वीप पर स्थित है। और यहाँ पे अगर पूछ ले किन उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है, तो पहला तो हो गया कि लौह इस्पात उद्योग, लौह इस्पात उद्योग हो गए, साथ में इंजीनियरिंग उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग। और यहीं पर है वो जलयान बनते हैं, जो आपके जल के जहाज वगैरह होते हैं वही यही इन्हीं उद्योग में है वो विकसित होते हैं। तो लौह इस्पात उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग और जलयान जो निर्माण होता है वो यहीं पे होता है। अगला है कैलिफोर्निया प्रदेश, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का है। तो कैलिफोर्निया है, ये कैलिफोर्निया राज्य में फैला हुआ है। अगर इसके प्रमुख औद्योगिक केंद्र आपसे पूछ ले तो वो कौन कौन से हैं, आपके लॉस एंजिल है, आपके लॉस एंजिल ये चीज़, और दूसरा सैन डियागो, सैन डियागो और सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को। आपसे ये पूछा जा सकता है कि कैलिफोर्निया प्रदेश में कौन कौन से प्रमुख औद्योगिक केंद्र है, तो लॉस एंजिल आ जाएगा, सैन डियागो आ जाएगा और सैन फ्रांसिस्को आ जाएगा। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। रूर प्रदेश की बात करें तो ये जर्मनी के जो वेस्टफेलिया नगर है वहाँ पे स्थित है। और इसकी जो मुख्य नदी है वो आपको पता है कि रूर नदी है, इसलिए इसे रूर प्रदेश कहा जाता है। और इस प्रदेश में उत्तम कोटि का कोयले के भंडार है, कोयले के भंडार है। तो उत्तम कोटि का कोयला पाया जाता है, जिसके लिए ये प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर ऑप्शन है 4th। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्कन का पठारी क्षेत्र काली मिट्टी यानी रेगूर मिट्टी से युक्त है। दक्कन का पठारी क्षेत्र कपास उत्पादन हेतु भारत में प्रसिद्ध है। दक्कन के पठारी क्षेत्र का ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है। और दक्कन के पठारी क्षेत्र से गोदावरी व कृष्ण नदियों का उद्गम होता है। तो ये आपके क्वेश्चंस हैं वो इंडिया ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम बात करेंगे दक्कन के पठारी क्षेत्र का। तो इसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें है वो मैं आपको बता देती हूँ, वो आपको नोट डाउन करनी है। सबसे पहले तो इस पठार का जो विस्तार है, इस पठार का जो विस्तार है वो मुख्य रूप से कहाँ पे है, मुख्य रूप से इसका महाराष्ट्र में। इसके अलावा वैसे है तो सही, इसका मध्य प्रदेश में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है और कर्नाटक और तेलंगाना भी है। लेकिन अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। दक्कन के पठारी क्षेत्र का अगर आपसे पूछ ले कि निर्माण कैसे हुआ, निर्माण है वो कैसे हुआ, तो निर्माण है वो ज्वालामुखी प्रक्रिया से हुआ है। कैसे हुआ है, ज्वालामुखी प्रक्रिया से। और ज्वालामुखी क्रिया से जो निकलने वाली जो काली मिट्टी और रेगूर मिट्टी होती है तो इससे हुआ है, जिससे यहाँ की जो इस क्षेत्र की मिट्टी है वो काली मिट्टी व रेगूर मिट्टी युक्त ये क्षेत्र है। साथ में अगर आपसे ये पूछ ले कि इसके निर्माण का काल कौन सा है, निर्माण का काल आपसे पूछ ले तो वो काल कौन सा है, वो है क्रीटेशियस काल, क्रीटेशियस काल, क्रीटेशियस काल। तो ये इसके निर्माण का काल है। और इससे जो इस काल में है वो जो ज्वालामुखी द्रार उद्गम हुए थे उसी से इसका निर्माण हुआ था। अगला आपसे पूछेगा कि दक्कन के पठारी क्षेत्र का ढाल है वो कौन सा है, तो इसका ढाल है वो उत्तर पश्चिम से, उत्तर पश्चिम से इसका ढाल है वो दक्षिण पूर्व की ओर है। यानी अगर ये भारत की बात करें और इसके इस पठार की, ये जैसे कोई पठार है तो इसके ढलान है वो उत्तर
पश्चिम से दक्षिणी पूर्व की ओर है, ये हमें याद रखना है। तो इसमें ये जो सी पॉइंट है वो गलत दिया हो गया है, ए बी और डी है इसके सही दिए गए हैं। तो राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन है फर्स्ट। इसमें एक चीजें आपसे काफी इंपॉर्टेंट है जो पूछी जाती है कि जो इसकी जो नदियां हैं गोदावरी कृष्णा नदियों का उद्गम होता है, ये बात तो इन्होंने बिल्कुल ही सही बोल दी। इसके जो इससे निकलने वाली जो नदी है वो गोदावरी व जो कृष्ण नदियां हैं उनका उद्गम होने के बाद ये दक्षिण पूर्व दिशा की ओर बहकर चली जाती है। इसीलिए इनकी जो दिशा है इस पठार की जो आपकी ढाल है वो कहाँ से है, उत्तर पश्चिम से दक्षिणी पूर्व की ओर है, क्योंकि गोदावरी व कृष्ण नदियां हैं वो किस ओर जाती हैं, दक्षिण पूर्व दिशा की ओर बहकर चली जाती है। लेकिन अगर गोदावरी और कृष्ण नदियों की जो सहायक नदियां हैं उनके द्वारा इस भाग को काटकर है कुछ पहाड़ियों का निर्माण किया गया है, वो इंपॉर्टेंट है, वो आपसे पूछे जाते हैं। तो 4 छोटी छोटी पहाड़ियों का निर्माण किया जाता है, निर्माण कर दिया गया है। तो अगर आपसे पूछ ले कि वो कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, तो एक तो पहाड़ी है अजंता की पहाड़ी। कौन सी है? अजंता की पहाड़ी। दूसरी है सतमाला, तीसरी बालाघाट, और चौथी है हरिश्चंद्र। तो ये चारों की चारों आपको एक साइड नोट डाउन कर लेनी है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किसके कारण ये 4 पहाड़ियां बनाई गई है, तो गोदावरी जो कृष्ण नदियों की जो सहायक नदियां हैं उनके बहाव के द्वारा इस भाग को काटकर है, कौन से भाग को, दक्कन का पठारी क्षेत्र को काटकर ये इनका निर्माण किया गया है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन है फर्स्ट हो जाएगा। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो असत्य है। चावल की फसल को लगने वाले प्रमुख रोग पत्ती चकता व सम्मट है। गेहूं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की प्रमुख फसल है। गेहूं उत्पादन हेतु चिकनी दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है, और भारत का गेहूं उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है। इसमें कौन सी बातें हैं वो सही है, हमें वो तो देखना है, और जो गलत दी गई है उसे हमें राइट की क्लिक करना है। सबसे पहले चावल की फसल को लगने वाले जो प्रमुख रोग है वो पत्ती चकता व सम्मट है। मैं अगर चावल की फसल के बारे में कुछ बातें बता दूं जिससे अगर आपसे इसके बारे में और कुछ पूछा जाए तो वो भी आपका बिल्कुल सही हो जाए। सबसे पहले तो अगर ये फसल पूछ ले किसकी है, जैसे इसे गेहूं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की फसल है, उसी प्रकार चावल है वो उष्ण आर्द्र कटिबंधीय क्षेत्र की फसल है। कटिबंधीय काफी इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। कटिबंधीय क्षेत्र की प्रमुख फसल है और भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल है, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि चावल क्या है, खाद्यान्न फसल है। चावल की खेती की बात करें तो खेती है वो चिकनी दोमट मिट्टी में की जाती है। चिकनी दोमट मिट्टी में खेती है वो की जाती है। अगर इसमें पूछ ले कि चावल की खेती के लिए वर्षा की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो 125 से 200 सेंटीमीटर इसमें वर्षा होनी चाहिए। तापमान पूछ ले आपसे कि इसका तापमान इसमें कितना होना चाहिए, तापमान इसको जो इसकी बुआई करते हैं या बिजाई करते हैं उस टाइम इसका जो तापमान है वो 21 से 24 सेंटीग्रेड होना चाहिए। पकते समय इसका 27 सेंटीग्रेड के लगभग होना चाहिए। आप ये भी याद रख सकते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि जो चावल का उत्पादन है वो भारत में जो नदियों के मुहानों पर यानी तटीय प्रदेशों में किया जाता है, तो आपके नदियों के एक तो मुहानों पर हो गया, जो जहाँ जहाँ नदियाँ होती हैं उनके मुहानों पर इसकी खेती ज़्यादा होती है, और पूर्वी व पश्चिमी तटों पर होती है। पूर्वी व पश्चिमी तटों पर इसकी खेती की जाती है। चावल की फसल में होने वाले रोग, जो प्रमुख रोग है वो पत्ती चकता व सम्मट रोग है, बिल्कुल सही इन्होंने दिया गया है। अगर हम पूछ ले कि चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का दूसरा स्थान है और फर्स्ट स्थान किसका है, चीन का है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो चावल की फसल के बारे में ये आपके कुछ जो इम्पोर्टेंट फसलें दी गई हैं, तो इनमें आपको पता होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन है वो आपका आ जाए तो बाहर नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं आपको क्वेश्चन जरूर बेस करवाती हूँ, लेकिन इनके साथ साथ कितने ज़्यादा आपको फैक्ट क्वेश्चन मैं कवर करवा देती हूँ, ताकि जिस टॉपिक से मैं क्वेश्चन करवाऊँ वो आपका बिल्कुल कवर हो जाए। अब बात करते हैं गेहूं की। तो गेहूं है वो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की प्रमुख फसल है, आपका बिल्कुल सही दिया हुआ है। चावल के बाद गेहूं है वो देश की दूसरी सबसे जो खाद्यान्न फसल है, महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है वो है। जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था ना कि चावल, गेहूं और आपकी दालें, ये चीज़ें, मक्का, ये कौन सी है, खाद्यान्न फसलें हैं। तो चावल के बाद गेहूं है वो भारत की दूसरे नंबर की खाद्यान्न फसल है।
गेहूं के उत्पादन हेतु मिट्टी कौन सी होगी? चिकनी दोमट मिट्टी होगी या कछारी मिट्टी बोल दें, बिल्कुल सही है। अगर आपसे पूछ ले कि इसकी वर्षा है वो कितनी होनी चाहिए इसमें, तो वर्षा है वो 75 सेंटीमीटर के लगभग होनी चाहिए। तापमान है वो 10 से 15 सेंटीग्रेड तो होना चाहिए जब इसकी बुआई करते हैं, और 20 सेंटीग्रेड होना चाहिए जब ये फसल पकने वाली होती है। गेहूं की फसल पर लगने वाले अगर रोग पूछ ले आपके, तो एक तो होता है ब्लैक रस्ट, इसमें स्मट रोग भी हो जाता है जो कि चावल में होता है। रवता रोग भी इसमें हो जाता है। रवता कौन सा? रवता, मैं ऊपर लिख देती हूँ, रवता, ये रोग भी इसमें हो जाता है। अब भारत का गेहूं उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है, ये गल दे रखा है। विश्व में इसका कौन सा है? दूसरा है। फर्स्ट स्थान किसका है? चीन का है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फोर्थ। ये जो मैंने आपको चावल और गेहूं के संबंधित जो की पॉइंट बताए हैं, आपको उसे एक तरफ नोट डाउन कर लिया होगा आपको, क्योंकि आपको ये हैबिट बनानी है कि हम जो भी क्वेश्चंस करें उसके जो भी की पॉइंट, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फैक्ट मिले वो हम नोट डाउन कर लें। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो असत्य है? केरन एनर्जी का मुख्यालय स्कॉटलैंड में है। भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना दार्जिलिंग में की गई। कल्पकम परमाणु विद्युत संयंत्र स्वदेशी तकनीक से निर्मित है, और केगा परमाणु विद्युत संयंत्र तमिलनाडु में स्थित है। अगर हम राइट आंसर की बात करें, जो असत्य दिया हुआ है वो दिया हुआ है ऑप्शन है फोर्थ। केगा है वो तमिलनाडु में नहीं है, ये कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। अगर आपसे कल्पकम पूछ ले तो ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन है फोर्थ। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र भारत का प्रथम तटीय इस्पात कारखाना। पुहांग स्टील कंपनी की स्थापना जर्मनी देश के सहयोग से की गई। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी के कारखाने विशेषीकरण पर आधारित हैं। उपयुक्त कथनों में से सत्य कथन है कौन सा है, ये हमें बताना है। तो इसमें अगर हम सही देखें तो विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र भारत का प्रथम तटीय इस्पात कारखाना बिल्कुल सही है, और इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। कब? 1971 में। पुहांग स्टील कंपनी की स्थापना जर्मनी देश के सहयोग से हुई, ये गलत दे रखा है। पुहांग आयरन व स्टील कंपनी है, जिसे अब क्या बोलते हैं? पोस्को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोस्को बोलते हैं। यह कहाँ के? दक्षिणी कोरिया की कंपनी है, जिसकी स्थापना है वो कब हुई थी? 1968 में हुई थी। तो ये आप याद रखेंगे, पुहांग स्टील कंपनी है जिसे आप पोस्को बोलते हैं, ये आयरन और स्टील कंपनी है, इसकी स्थापना है वो 1968 में और दक्षिणी कोरिया के द्वारा हुई, यानी ये दक्षिणी कोरिया की कंपनी है। अगला, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी के कारखाने विशेषीकरण पर आधारित है। अगर हम इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी की बात करें तो इसकी स्थापना है वो एक तो 1937 में बरनपुर में, कहाँ पे? बरनपुर में इसके कारखाने लगे थे, और एक 1908 में हीरापुरा में प्लांट लगे थे। हीरापुर में इन सबको मिलाकर ही इसको बोला जाता है, और इसको जो सरकार के नियंत्रण में लिया गया था 1972 में। तो ये कुछ की पॉइंट है, आपको नोट डाउन जरूर करने चाहिए, क्योंकि इससे आपको पूछा जा सकता है। और जो ये कंपनियां हैं, ये जो कारखाने हैं बरनपुर में और हीरापुर में, तो ये कारखाने हैं वो विशेषीकरण पर आधारित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ए व सी है वो सत्य दिए गए हैं, और बी है वो गलत दिया गया है, और गलत है वो सही मैंने आपको बता दिया है। राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा को जल की प्राप्ति कहाँ से होती है? भूमध्य सागर, लाल सागर, कैस्पियन सागर और पीला सागर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर से, लाल सागर से और कैस्पियन सागर से। तो राइट आंसर ऑप्शन है फोर्थ। भूमध्य सागर से ऊपर से जो प्रवाहित होने के कारण भूमध्य सागर के क्षेत्र में जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते हैं, तो उनसे आर्द्रता को लेकर वो आगे बढ़ते हैं। और जो ये आर्द्रता होती है इसमें भूमध्य सागर का तो होता ही होता है, कुछ मात्रा में जो इसमें जो आर्द्रता होती है वो कैस्पियन सागर की, लाल सागर की, और जो फारस की खाड़ी होती है, फारस की खाड़ी होती है, वहीं से इसकी प्राप्त होती है। और जब ये आर्द्रता लेते हुए आगे जेट स्ट्रीम है, ये जेट स्ट्रीम है वो तिब्बत के पठारी
भाग से या पठारी क्षेत्र से जब टकराती है तो जो लगभग होती है वो अधिकांशतः तो दक्षिणी दिशा से गुजर जाती है, लेकिन कुछ भाग है वो अलग होकर उत्तर भारत की तरफ, उत्तर भारत के क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ के रूप में जो शीतकालीन वर्षा करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मावठ बोलते हैं, मावठ बोलते हैं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन है फोर्थ। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस वृत्त भू आकृतिक विभाग का भाग है? पूर्वी मैदानी प्रदेश, हाड़ौती पठार, घग्गर प्रदेश और पश्चिमी शुष्क प्रदेश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फोर्थ, पश्चिमी शुष्क प्रदेश। पश्चिमी राजस्थान का जो अर्ध शुष्क मैदान है, तो उसी मैदान का जो उपखंड है, उसी मैदान का जो उपखंड है जिससे जो लूणी बेसिन का है, लूणी बेसिन का, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं गोडवाड़ प्रदेश। अगर गोडवाड़ प्रदेश की बात करें कि इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो इसमें जोधपुर, जालोर, पाली, सिरोही, ये क्षेत्र है इसमें शामिल होते हैं गोडवाड़ प्रदेश में। और ये जो क्षेत्र है ये नदी निर्मित अर्धशुष्क क्षेत्र है, नदी निर्मित अर्धशुष्क क्षेत्र, अर्धशुष्क मैदानी क्षेत्र है। और इस क्षेत्र में अगर पहाड़ियाँ पूछ ले तो आपसे जालोर व सिवाना की पहाड़ियाँ इस क्षेत्र में स्थित है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो गया, ऑप्शन है फोर्थ हो गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए। क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि इसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा सभी को मिले। तो मिलते हैं अगली क्लास में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।